हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 1 सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, 11th स्टैंडर्ड का फर्स्ट लेसन हम लोग शुरू किया था। लास्ट में हमने देखा था प्रॉपर्टीज के बारे में, केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। साथ में हमने ये भी देखा था कि उन प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए यूनिट्स को यूज करते हैं, और यूनिट्स को हमने डिफरेंट सिस्टम्स ऑफ यूनिट्स देखा था। उसमें से हमारे सिलेबस में जो सिस्टम है उसको बोलते हैं हम लोग एसआई सिस्टम, और एसआई सिस्टम में 7 बेसिक यूनिट्स होते हैं, और उन बेसिक यूनिट को याद रखने के लिए मैंने आपको एक सिंपल वर्ड बताया था, LTTEMAL, मल। ठीक है, तो वहां से हम लोग उसको क्या कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब यहाँ पे हमको देखना है कुछ क्वांटिटीज जो हम लोग फ्रिक्वेंटली यूज करते हैं केमिस्ट्री में, और उन क्वांटिटीज का हमको कन्वर्जन देखना पड़ेगा। तो सम इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वांटिटीज है, और उन क्वांटिटीज के बारे में क्या करना है, हमको यहाँ पे पढ़ना है। उनमें से पहला जो क्वांटिटी है वो रहेगा मास एंड वेट। पहला क्वांटिटी क्या रहेगा, मास एंड वेट। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको एक बार बताया भी था कि मास और वेट दोनों में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, मास का जो डेफिनेशन था वो था, मास इट इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन सब्सटेंस, दैट इज कॉल्ड एज द मास। इस मास को हमने शो किया था m से, और मास जो रहेगा वो अनचेंज्ड होता है, मतलब हम प्लेस को चेंज करेंगे तो भी ये मास जो रहेगा वो चेंज नहीं होगा। लेकिन जब बात करते हैं वेट की, और वेट को हम लोग W से शो करते हैं, तो W इक्वल्स टू आता है वेट इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी। तो ये होता है वेट और एक होता है मास। तो नॉर्मली हम लोग वर्ड यहाँ पे जो यूज देखेंगे, तो मास और वेट में से कांस्टेंट कौन है, अनचेंज कौन है, मास। और जो कांस्टेंट होता है, मतलब कांस्टेंट का मतलब मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसका मास चेंज ही नहीं होगा। मैं बोलता हूं कि मेरा मास 70 kg है, क्या है, 70 kg। एक और बात, मास जो होता है उसका यूनिट जो रहेगा वो रहेगा किलोग्राम, या तो हम यहाँ पे यूज करेंगे ग्राम। लेकिन जो वेट होता है इसका जो यूनिट होता है वो आता है न्यूटन। क्या रहेगा, न्यूटन। ठीक है, तो ये होता है दोनों के बीच का डिफरेंस। अब यहाँ पे मैंने बोला है कि मेरा मास जो है वो कितना है, 70 kg है। तो ये मेरा जो मास रहेगा, मैं इस प्लेस के ऊपर रहूंगा तो भी मेरा मास 70 रहेगा, मैं किसी दूसरे प्लेस के ऊपर जाता हूं तो भी जो मेरा मास रहेगा वो कितना रहेगा, 70 रहेगा। तो यहाँ पे कांस्टेंट का मतलब होता है कि हम यहाँ पे मास को देखेंगे तो वो मास जो रहेगा वो किसी प्रकार का कोई भी चेंज शो नहीं करेगा प्लेस टू प्लेस। मतलब मैं प्लेस A के ऊपर अपना मास मेजर करता हूं तो वो भी 70 kg ही रहेगा, और मैं प्लेस B के ऊपर अपना मास मेजर करता हूं तो भी वो कितना रहेगा, 70 kg ही रहेगा। तो मास अनचेंज होता है, मतलब इस मास का और ग्रेविटी का कोई रिलेशन नहीं है, और इसीलिए मास जो रहेगा वो कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा। लेकिन वेट जो होता है वो चेंज होता है। लेकिन हम पूछते ऐसा है कि आपका वेट कितना है, ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली हमको बोलना क्या चाहिए कि आपका मास कितना है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये होता है वेट और मास के बीच का डिफरेंस। मास की बात करेंगे तो हम यहाँ पे या किसी दूसरी जगह जाएंगे तो भी वो कैसा रहेगा, अनचेंज रहेगा। लेकिन वेट जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब ये जो मास होता है, उस मास को मेजर करने के लिए डिफरेंट यूनिट्स यूज करते हैं। हाँ, एसआई में तो किलोग्राम ही यूज करेंगे, लेकिन अदर देन किलोग्राम हम कुछ दूसरे सपोर्टिंग यूनिट्स को यूज करते हैं, तो हमको उन यूनिट्स को एक दूसरे में कन्वर्ट करना आना चाहिए। जैसे नॉर्मली हम बोलते हैं कि 1 kg इक्वल्स टू 10 to the power 3 ग्राम। कितना आता है, 10 to the power 3 ग्राम।
फिर 1 kg इक्वल्स टू आता है 10 टू द पावर 6 माइक्रोग्राम, सॉरी क्या आएगा, मिलीग्राम। तो 10 टू द पावर 6 जो रहेगा वो क्या रहेगा, mg रहेगा, ठीक है, मतलब मिलीग्राम रहेगा। क्लियर। और इक्वल टू 10 टू द पावर 9 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम किलोग्राम को ग्राम में, ग्राम को मिलीग्राम में और मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो 1 kg स्टैंड का मतलब होता है 10 टू द पावर 3 ग्राम इक्वल्स टू 10 टू द पावर 6 मिलीग्राम इक्वल्स टू 10 टू द पावर 9 माइक्रोग्राम। अब ये कन्वर्जन का काम क्या है? इस कन्वर्जन का काम इसलिए है क्योंकि कभी कभी हमको क्वेश्चन पूछा जाता है कि इतने किलोग्राम में कितने ग्राम रहेगा। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन आने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम होता है, लेकिन हमको इनका कन्वर्जन पता होना चाहिए। अब देखो, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करेंगे। ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो उस वैल्यू को 10 टू द पावर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर 6 से डिवाइड करना पड़ेगा। सेम अबाउट किसके बारे में, माइक्रोग्राम के बारे में। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि एग्जाम्पल 1 हम लेते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है 2 kg। इसका मतलब कितना ग्राम होना चाहिए, तो यहां पे होना चाहिए 2 इंटू 10 टू द पावर 3 ग्राम। इफ हम इस किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो यहां पे आना चाहिए 2 इंटू 10 टू द पावर 6 मिलीग्राम, ठीक है। इफ हम इस किलोग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो ये रहेगा 2 इंटू 10 टू द पावर 9 माइक्रोग्राम, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। हम रिवर्स कन्वर्जन भी कर सकते हैं, ठीक है। रिवर्स कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि अभी तो हमने किलोग्राम को ग्राम, मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में कन्वर्ट किया है, हम ऐसे भी कर सकते हैं। अब मैंने बोला एग्जाम्पल 2 कि मेरे पास है 3 ग्राम, क्या है 3 ग्राम, और 3 ग्राम को मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है और माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 10 टू द पावर 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये इक्वेशन बन जाएगा 3 अपॉन 10 टू द पावर 3 किलोग्राम। क्लियर। और इफ कोई भी पावर लोअर साइड में होता है और जब उसको अपर साइड में लेके जाते हैं तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम। मतलब 3 ग्राम का मतलब होता है 3 इंटू 10 टू द पावर -3 किलोग्राम, ठीक है। अब इस ग्राम को मुझे मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो देखो 10 टू द 1 किलोग्राम इक्वल्स टू 10 टू द पावर 3 मिलीग्राम, और ग्राम और मिलीग्राम में कितना डिफरेंस है, 10 टू द पावर 3 का डिफरेंस है। मिलीग्राम और माइक्रोग्राम में कितना डिफरेंस है, 10 टू द पावर 3 का डिफरेंस है। और ग्राम और माइक्रोग्राम में कितना डिफरेंस रहेगा, 10 टू द पावर 6 का डिफरेंस रहेगा, ठीक है। अब क्या करना है, इस ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम और मिलीग्राम में कितने का डिफरेंस है, 10 टू द पावर 3 का। तो हम क्या करेंगे, 3 ग्राम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीग्राम आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है। तो ये बन जाएगा 3 ग्राम इक्वल्स टू 3 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीग्राम। अब इस ग्राम को क्या करना है, माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम और माइक्रोग्राम मतलब ग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 करना पड़ेगा। क्लियर। ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3, मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 3। और आपको रिवर्स लेके जाना है तो क्या करना पड़ेगा, उसको डिवाइड करना पड़ेगा। अब मुझे क्या करना है, ग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द पावर 6 करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 3 ग्राम
इक्वल्स टू 3 इंटू 10⁻⁶ माइक्रोग्राम। तो ये रहेगा, ग्राम को हमने किस में कन्वर्ट किया, माइक्रोग्राम में कन्वर्ट किया। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, तीसरा एग्जांपल। और यहाँ पे मुझे लिखना है कि मेरे पास जो रहेगा वो इक्वेशन जो लिखा हुआ है उसके हिसाब से मेरे पास है 9 मिलीग्राम। क्या है, 9 मिलीग्राम। और इस 9 मिलीग्राम को मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, मुझे ग्राम में कन्वर्ट करना है और मुझे माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है। 3 जगह मुझे क्या करना है, कन्वर्ट करना है। ठीक है, इस प्रकार से। ओके, अब देखो, किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। किसको, देखो, केजी इज कन्वर्टेड इनटू mg, तो क्या करना होता है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁶। तो mg को kg में कन्वर्ट करना होगा तो डिवाइडेड बाय 10⁻⁶। इस प्रकार से। क्लियर। या तो दूसरा तरीका हम बोल सकते हैं, किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+6, और मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। ये ज्यादा सही तरीका है। ठीक है, इसको मैं एक बार आपको लिख के बताता हूं कि किस प्रकार से हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। किलोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू ग्राम, क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+6। तो ग्राम को किलो 10⁻+3, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3 करना पड़ेगा। तो ये रहेगा किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है, अब मैं बोलता हूं कि मुझे किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है। तो किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+6 एंड मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। ठीक है, तो इस प्रकार से आप बाकी के कन्वर्जन भी यहाँ पे बना सकते हो। अब हम लोग क्या करते हैं, किलोग्राम के बारे में देख लिया, एक एग्जांपल ग्राम का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। अब देखेंगे ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+3। तो उल्टा जो रहेगा वो क्या रहेगा, -3। तो एक को हम लोग प्लस से मल्टीप्लाई करते हैं तो वापस आने के टाइम पे आपको उसको माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, मिलीग्राम को किस में करना है, किलोग्राम में। ठीक है, मिलीग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6। तो ये बन जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻6। क्लियर। मिलीग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो ग्राम और मिलीग्राम में क्या डिफरेंस है, ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+3। तो मिलीग्राम इज कन्वर्टेड इनटू ग्राम, देन मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻3। तो ये आ जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर। मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+3। तो ये आना चाहिए 9 इंटू 10⁻+3। ठीक है, तो इस प्रकार से हम किसी भी क्वांटिटी को क्या कर सकते हैं, एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो मास के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम, ग्राम, मिलीग्राम एंड माइक्रोग्राम। तो आपको क्या करना है, इन दोनों को एक सिस्टम से या एक यूनिट से दूसरे यूनिट में क्या होना चाहिए, कन्वर्जन आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने मास का कन्वर्जन कैसे होता है ये यहाँ पे हमने क्या कर लिया है, देख लिया है। ठीक है, अब मैं कुछ एग्जांपल यहाँ पे और लेने की कोशिश करता हूं जिससे आपको ये समझ में आएगा कि हमको एग्जैक्टली यहाँ पे कन्वर्जन जो रहेगा वो किस प्रकार से करना है। अब यहाँ पे पॉइंट में लेते हैं 3.82 ग्राम हो गया, मिलीग्राम हो गया। दूसरा एक और मिलीग्राम का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो कितना है 3.82 मिलीग्राम, और इस 3.82 मिलीग्राम को
ये तो हो गया था। ओके, इसकी जगह हम लोग माइक्रोग्राम कर लेते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। एक एग्जाम्पल माइक्रोग्राम का भी हो सकता है, ठीक है। अब करना क्या है, इस माइक्रोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है और इसको मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो इस प्रकार से इनका क्या करना है, हमको कन्वर्जन करना है। कन्वर्जन पहले करने के लिए एक बात का ध्यान रहे, हम किस प्रकार से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओके, एक चार्ट बना लेते हैं पहले, जिससे हमको क्लियर हो जाएगा कि एग्जैक्टली हमको किस प्रकार से इसको कन्वर्ट करना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ मुझे किलोग्राम, फिर आता है ग्राम, फिर आता है मिलीग्राम और फिर आता है माइक्रोग्राम, ठीक है। तो इसमें कैसा होगा, किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+3, क्लियर। ग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+3, मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+3, ठीक है। तो उसका रिवर्स जो रहेगा वो -3, आपको उतना ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, इफ हमको मल्टीप्लाई करना है और हमको कन्वर्ट करना है किलोग्राम इज कन्वर्टेड इनटू मिलीग्राम। इफ किलोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+6, क्लियर। और किलोग्राम को हमको माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+9, ठीक है। तो उसका उल्टा जो रहेगा वो क्या बन जाएगा, माइनस में बनना चाहिए, माइनस हो जाएगा। इफ हमको ग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+6 करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम, ग्राम को किलोग्राम, ग्राम टू मिलीग्राम, ठीक है, और ग्राम टू माइक्रोग्राम हो गया, मिलीग्राम से माइक्रोग्राम हो गया और माइक्रोग्राम से ग्राम हो गया, ठीक है। तो सभी टाइप के कन्वर्जन्स यहाँ पे हो गए हैं। हमको ध्यान रखना है, इफ फॉरवर्ड डायरेक्शन में पावर प्लस में है तो रिवर्स डायरेक्शन में पावर जो रहेगा वो क्या होना चाहिए, माइनस में होना चाहिए। तो पहले ये जो नंबर है उस नंबर को एज इट इज लिख लेते हैं, तो ये बन जाएगा 3.82। माइक्रोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो किलोग्राम और माइक्रोग्राम के बीच का रिलेशन क्या है, मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+9। कब, जब किलोग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे माइक्रोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो हमको उल्टा चलना पड़ेगा। और जब उल्टा चलेंगे तो क्या हो जाएगा, ये पावर जो रहेगा वो भी उल्टा हो जाएगा, इनवर्स हो जाएगा। तो 10⁻+9 का बन जाएगा 10⁻⁻9, तो ये बन जाएगा 10⁻⁻9 किलोग्राम, क्लियर। अब क्या करना है, मिलीग्राम माइक्रोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना है। तो ग्राम और माइक्रोग्राम, ग्राम इज कन्वर्टेड इनटू माइक्रोग्राम बाय मल्टीप्लाइंग 10⁻+6। लेकिन हमको यहाँ पे इनवर्स पूछा है तो हम वापस जाएंगे तो पावर जो रहेगा वो प्लस का बन जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा 3.82 इंटू 10⁻⁻6, क्लियर। अब क्या करना है, मिलीग्राम को माइक्रोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए मल्टीप्लाइड बाय 10⁻+3। लेकिन यहाँ पे क्या है, माइक्रोग्राम को मिलीग्राम में कन्वर्ट करना है, ये मिलीग्राम से माइक्रोग्राम है, लेकिन पूछा क्या है, माइक्रोग्राम से मिलीग्राम। और इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, इस पावर इसको क्या करना पड़ेगा, इनवर्स करना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा 3.82 इंटू 10⁻⁻3। तो इस प्रकार से माइक्रोग्राम को किलोग्राम में, माइक्रोग्राम को ग्राम में और मिलीग्राम में हमने क्या किया, कन्वर्जन कर लिया है। और ये कन्वर्जन जो होता है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे हमको ये यूनिट्स चेक करना होता है, क्योंकि जितने भी यूनिट्स है वो सेम सिस्टम में होने चाहिए, देन ओनली हमारा आंसर जो रहेगा वो करेक्ट आएगा। और इसीलिए मैंने आपको यहाँ पे ये बताया
कि ये जो मास होता है उस मास को हम लोग कौन से यूनिट में मेजर करेंगे, साथ में जब इस मास को हम लोग मेजर करेंगे तो उसके यूनिट को किस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे किलोग्राम को ग्राम, ग्राम को मिलीग्राम और मिलीग्राम को क्या करेंगे, माइक्रोग्राम में ही कन्वर्ट करेंगे। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो रहेंगे वो इसी रेंज में आते हैं। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वांटिटी दैट इज मास एंड वेट। हमको वेट के बारे में यहाँ पे ज्यादा केमिस्ट्री में काम नहीं आएगा, आप फिजिक्स में वो पढ़ सकते हो क्योंकि आपको उसका यूज जो रहेगा वो वहां पे ज्यादा आएगा। ठीक है, तो पहला जो हमने क्वांटिटी पढ़ा वो कौन सा है, मास एंड वेट। अभी जो हमको देखना है सेकंड क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं वॉल्यूम। क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, जिसको कैपिटल वी से शो करेंगे। अब आपने बहुत बार बोला होगा इसका वॉल्यूम इतना है उतना है, बट व्हाट इज वॉल्यूम? वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या होना चाहिए, क्या आपको पता है? एक बार रिमेंबर करके देखो, वीडियो को पॉज करना है और खुद ही सोचना है कि हमने वॉल्यूम के बारे में इतना कुछ पढ़ा है, इसका वॉल्यूम इतना है, इतना रहेगा, वॉल्यूम यहां से यहां तक चेंज हुआ, इतने वॉल्यूम में इतना वॉल्यूम लिक्विड ऐड कर दिया, लेकिन एग्जैक्टली वॉल्यूम का मतलब क्या होता है? तो वीडियो को पॉज करके पहले आपको सोचना है कि वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, और जैसे आपको उसका मतलब मिल जाए तो वीडियो को फिर से कंटिन्यू करना है। तो यहां पे वॉल्यूम का मतलब होता है, डेफिनेशन होता है अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी कोई एक ऑब्जेक्ट है, वो एक ऑब्जेक्ट जो रहेगा वो जितने स्पेस को ऑक्युपाई करता है वो उसका वॉल्यूम बन जाएगा। ठीक है, अब मैं यहां पे खड़ा हूं और मैंने क्या किया, ये टोटल स्पेस में से इतना जो स्पेस है, जितने मेरी बॉडी है उतना स्पेस मैंने ऑक्युपाई किया। तो जितना स्पेस मैंने यहां पे ऑक्युपाई किया इसका मतलब मेरा वॉल्यूम इतना ही हुआ। सपोज मैं जा रहा हूं तो मैं ज्यादा स्पेस ऑक्युपाई करूंगा, इसका मतलब मेरा वॉल्यूम जो रहेगा वो कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। इफ मैं और थीन हो जाता हूं, पतला हो जाता हूं, तो मैं कम स्पेस को ऑक्युपाई करूंगा, और जब मैं कम स्पेस को ऑक्युपाई करूंगा तो मेरा वॉल्यूम जो रहेगा वो कैसा बन जाएगा, कम बन जाएगा। यहाँ पे एक ही पेन पकड़ेंगे तो इसने कम स्पेस को ऑक्युपाई किया है, हम यहाँ पे 3 पेन पकड़ेंगे तो ये ज्यादा स्पेस को ऑक्युपाई करेंगे, मतलब 1 पेन का जो वॉल्यूम रहेगा वो कम रहेगा और 3 पेन का जो वॉल्यूम रहेगा वो कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हो। एक हमने बीकर लिया है, उस बीकर में आप लोग उस बीकर को फुल्ली फिल करना है वाटर से, और उसके अंदर मैं इस डस्टर को ऐड करता हूं। तो जैसे इस डस्टर को पूरा मैं उस बीकर के अंदर ऐड करूंगा तो ये डस्टर क्या करेगा, उसमें से कुछ वाटर को बाहर निकालेगा। क्यों? क्योंकि उस बीकर का पूरा स्पेस पहले वाटर ने ऑक्युपाई किया था, लेकिन जैसे ही उस बीकर में हम लोग इस डस्टर को ऐड करेंगे तो उस बीकर का कुछ स्पेस जो रहेगा ये डस्टर भी ऑक्युपाई करेगा। तो जो एक्स्ट्रा वाटर रहेगा वो बाहर निकल जाएगा, और यहां से हम इसका क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम पता कर सकते हैं। और मेरे हिसाब से आपने इस टाइप का एक एग्जांपल लोअर क्लास में पढ़ा होगा। यहां पे लोअर क्लास का मतलब होता है 9th स्टैंडर्ड और 10th स्टैंडर्ड। ठीक है, तो ये होता है वॉल्यूम। तो कोई भी ऑब्जेक्ट जितना स्पेस ऑक्युपाई करता है उस ऑक्युपाइड स्पेस को हम क्या बोलेंगे, वॉल्यूम बोलेंगे। तो वॉल्यूम का डेफिनेशन बन गया सिंपली क्या, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज वॉल्यूम। अब ये जो वॉल्यूम होता है, इस वॉल्यूम को मेजर करने के लिए नॉर्मली हम लोग जो यूनिट यूज करते हैं वो होता है लीटर, या तो होता है ml। क्या होता है, ml, मतलब लीटर होता है, ml होता है, फिर आता है डेसीमीटर क्यूब, और फिर आता है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो इस प्रकार के यूनिट्स हम यहाँ पे वॉल्यूम के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। जैसे मास के लिए ग्राम, किलोग्राम, मिलीग्राम, माइक्रोग्राम, वैसे ही वॉल्यूम के लिए क्या यूज करते हैं, लीटर, मिलीलीटर, डेसीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब।
तो ये देखना पड़ेगा कि इनका एक दूसरे के साथ क्या रिलेशन है। तो इनका रिलेशन हम देखेंगे, हमारे पास है लीटर, ठीक है। तो हम यहां पे सिंपली बोल सकते हैं 1 लीटर इक्वल्स टू 1 डेसीमीटर क्यूब इक्वल्स टू 1000 ml इक्वल्स टू 1000 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस प्रकार से इसका मतलब जितना लीटर रहेगा उतना ही डीएम क्यूब रहेगा, लेकिन जितना ml रहेगा उतना ही सेंटीमीटर क्यूब रहेगा। तो हम यहां पे लिख सकते हैं लीटर इज इक्वल्स टू डेसीमीटर क्यूब एंड ml इज इक्वल्स टू सेंटीमीटर क्यूब। तो हम ऐसा यहां पे लिख सकते हैं। मैं यहां पे ऐसा भी लिख सकता हूं इक्वल्स टू 10 to the power 3 ml, और यहां पे लिख सकते हैं 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं। तो लीटर, डेसीमीटर क्यूब, मिलीलीटर एंड सेंटीमीटर, तो इस प्रकार से हम लोग क्या कर सकते हैं, इनको कन्वर्ट कर सकते हैं। अब देखो हमने यहाँ पे लिखा है लीटर, साथ में लिखा है डेसीमीटर क्यूब या तो डीएम क्यूब, फिर लिखा है यहाँ पे ml और फिर लिखा है सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो लीटर को डेसीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करने के लिए कोई चेंज नहीं करना होगा, एज इट इज रहेगा। लेकिन लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करना है, देन मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power +3। फिर लीटर जो रहेगा उसको सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power +3। लेकिन ml को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है या तो सेंटीमीटर क्यूब को ml में कन्वर्ट करना है, तो किसी प्रकार का कोई भी चेंज करने की जरूरत नहीं है। और डेसीमीटर क्यूब को ml में कन्वर्ट करना है या तो डेसीमीटर क्यूब को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाइड बाय 10 to the power +3 से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लीटर को डेसीमीटर क्यूब, डेसीमीटर को मिलीलीटर में और मिलीलीटर को सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास है 4 लीटर, क्या है 4 लीटर, तो जितना लीटर होता है उतना ही डेसीमीटर क्यूब होता है। इसका मतलब ये बन जाएगा 4 डेसीमीटर क्यूब। अब लीटर को मुझे ml में कन्वर्ट करना है, तो लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power +3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4 × 10 to the power 3 ml। और जितना ml होता है उतना ही सेंटीमीटर क्यूब होता है, तो ये बन जाएगा 4 × 10 to the power 3 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो लीटर को ml में, डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब में क्या कर लिया है, कन्वर्ट कर लिया है। दूसरा एग्जांपल हम यहाँ पे लिखते हैं कि मैंने लिखा है 3.98 ml, क्या है 3.98 ml। अब मुझे क्या करना है, ml को लीटर में कन्वर्ट करना है, तो लीटर को ml में कन्वर्ट करने के लिए 10 to the power +3 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब उल्टा जाएंगे तो क्या करेंगे, साइन को चेंज करेंगे, तो 10 to the power -3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन जाएगा 3.98 × 10 to the power -3 लीटर। क्लियर। अब इस ml को मुझे सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट करना है, तो सेंटीमीटर क्यूब और ml दोनों कैसे रहेंगे, सेम रहेंगे, तो ये बन जाएगा 3.98 × 10 to the power, नहीं आएगा एज इट इज रहेगा, तो ये बन जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ। अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर लीटर और डेसीमीटर क्यूब दोनों तो सेम ही है, साथ में ml और सेंटीमीटर क्यूब ये भी दोनों सेम है, तो फिर दोनों को अलग अलग क्यों लिखा है। इसका रीजन ऐसा है, ये लीटर और ml जो रहेगा इट इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड। किसके लिए एप्लीकेबल रहेगा, लिक्विड। हो सकता है कि ये इंक जो रहेगा वो विजिबल ना रहे प्रॉपरली,
इसलिए मैं इसको दूसरे इंच से लिखता हूं। दिस इज एप्लीकेबल फॉर लिक्विड सॉल्यूशन। कौन? लीटर एंड मिलीलीटर। लेकिन डेसीमीटर क्यूब और सेंटीमीटर क्यूब जो होते हैं वो किसके लिए आते हैं? सॉलिड के लिए आते हैं। तो इफ हमको सॉलिड का वॉल्यूम देखना है तो वो सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब में रहेगा, और लिक्विड का वॉल्यूम देखना है तो लीटर और एमएल में रहेगा। ठीक है, तो लीटर और एमएल फॉर किसके लिए? लिक्विड के लिए। डेसीमीटर क्यूब एंड सेंटीमीटर क्यूब जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा? सॉलिड के लिए। ठीक है, तो इस प्रकार से एमएल को सेंटीमीटर और लीटर में, और लीटर और डेसीमीटर क्यूब बोथ आर सेम, तो ये बन जाएगा 3.98 इंटू 10⁻³ और ये बन जाएगा, लीटर नहीं रहेगा, यहाँ पे क्या आना चाहिए? डेसीमीटर क्यूब आना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं? इनका कन्वर्जन यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है? तो ये था हमारा सेकंड क्वांटिटी, जिसको हमने क्या बोला था? वॉल्यूम। यहाँ पे हमने देखा वॉल्यूम का डेफिनेशन क्या रहेगा, साथ में हम जिस वॉल्यूम के बारे में पढ़े थे उस वॉल्यूम का कन्वर्जन कैसे रहेगा, उसको वो कितने यूनिट में हम लोग शो करते हैं और एक यूनिट से दूसरे यूनिट में कैसे लेके जाएंगे। नेक्स्ट वाला जो आता है वो आता है डेंसिटी। क्या आएगा? डेंसिटी, जिसको हम कैपिटल डी से यहाँ पे शो करेंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर ये क्वांटिटी कौन से है? तो ये वही क्वांटिटी है जो केमिस्ट्री पढ़ने के टाइम पे ज्यादा यूज में आते हैं। ठीक है, तो डेंसिटी का फॉर्मूला आता है डेंसिटी इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम। तो मास और वॉल्यूम इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको बोलेंगे डेंसिटी। या तो डेंसिटी का डेफिनेशन क्या बनेगा? डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम इज कॉल्ड एज डेंसिटी। अब ये डेंसिटी जो होता है, इस डेंसिटी का जो यूनिट होता है वो यूनिट क्या रहेगा? यूनिट का मतलब क्या होता है? द स्टैंडर्ड रेफरेंस जो होता है, रेफरेंस ऑफ स्टैंडर्ड जो यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज यूनिट। तो यहां पे हम जो यूनिट यूज करते हैं वो होते हैं ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, या तो होता है ग्राम पर एमएल। ये हम लोग जनरली यूज करते हैं। अब मैं आपको बोलता हूं कि इनमें से एक जो रहेगा वो सॉलिड के लिए होता है। इसके लिए सॉलिड का डेंसिटी, और दूसरा जो होता है वो लिक्विड का डेंसिटी मेजर करने के लिए होता है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि इन फर्स्ट और सेकंड में से कौन सा यूनिट जो रहेगा वो सॉलिड के लिए होना चाहिए और कौन सा यूनिट जो रहेगा वो गैस के लिए होना चाहिए? क्या बता सकते हो? देख के बताओ। ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब और ग्राम पर एमएल में से कौन सा यूनिट सॉलिड सब्सटेंस के लिए रहेगा और कौन सा यूनिट लिक्विड सब्सटेंस के लिए रहेगा? वॉल्यूम में बताया था मैंने। क्या बताया था वॉल्यूम में? एमएल जो होता है वो हमेशा लिक्विड के लिए आता है, और सेंटीमीटर क्यूब और डेसीमीटर क्यूब जो रहेगा वो किसके लिए रहेगा? सॉलिड के लिए रहेगा। तो आपको सॉलिड सब्सटेंस का डेंसिटी फाइंड करना है और उसको लिखना है, तो यूनिट होना चाहिए ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, और आप लिक्विड सब्सटेंस का डेंसिटी मेजर करते हो और उसका आपको यूनिट लिखना है, तो वो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ग्राम पर एमएल होना चाहिए। एक बात और, नॉर्मली हम ऐसा बोलते हैं कि डेंसिटी जो होता है वो टेम्परेचर सेंसिटिव है। क्या है? टेम्परेचर सेंसिटिव। अब इसका मतलब क्या होता है? इसको टेम्परेचर का डर लगता है? ऐसा नहीं है। टेम्परेचर सेंसिटिव का मतलब होता है टेम्परेचर को थोड़ा सा भी चेंज करते हैं, टेम्परेचर को थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो डेंसिटी भी चेंज होता है, एंड दैट्स व्हाई डेंसिटी इज कॉल्ड एज द टेम्परेचर सेंसिटिव क्वांटिटी। Why it is called as temperature sensitive quantity? Because हम टेम्परेचर में थोड़ा सा भी चेंज करते हैं तो वो डेंसिटी में चेंज हो जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? ठीक है, अब हम देखते हैं, हमारे पास सॉलिड है, यहाँ लिक्विड है और ये गैस है। हम सॉलिड को हीट करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, तो सॉलिड से लिक्विड बन गया, और लिक्विड को हीट करेंगे तो क्या बन जाएगा? गैस बन जाएगा। तो लिक्विड और गैस अमाउंट सेम है, लेकिन दोनों का वॉल्यूम जो रहेगा वो डिफरेंट रहेगा।
अब हम गैस को क्या करते हैं, कूल करते हैं, और जब गैस को कूल करेंगे तो लिक्विड बन जाएगा, लिक्विड को कूल करेंगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, और जब स्टेट चेंज होता है तो उसका डेंसिटी भी चेंज होता है। सॉलिड का डेंसिटी सबसे कम होता है, गैस का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है। सही है, उल्टा हो गया। लोअर क्लास में पढ़ा था आपने कि सॉलिड का डेंसिटी और गैस का डेंसिटी, किसका डेंसिटी ज्यादा रहेगा और किसका डेंसिटी कम रहेगा। सॉलिड का डेंसिटी सबसे ज्यादा होता है और गैस का डेंसिटी जो रहेगा वो सबसे कम रहेगा। तो टेम्परेचर को चेंज करते हैं। इफ हम यहाँ पे टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा या कम होगा, टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, सही है, तो वॉल्यूम क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और जब वॉल्यूम बढ़ेगा, देखो डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड डेंसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल दोनों का मतलब क्या होता है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है हम एक क्वांटिटी को बढ़ाने से दूसरी क्वांटिटी भी बढ़ती है, तो दैट इज कॉल्ड एज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पढ़ने का टाइम बढ़ता है तो एग्जाम के मार्क्स भी बढ़ेंगे, मींस बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का मतलब होता है हम एक क्वांटिटी को बढ़ाते हैं तो दूसरी क्वांटिटी कम हो जाएगी। खेलने का टाइम बढ़ता है तो एग्जाम के मार्क्स कम हो जाते हैं, मतलब एक बढ़ गया तो दूसरा कम हो गया। पढ़ने का टाइम बढ़ा तो एग्जाम में मार्क्स भी बढ़ गए, ऑप्टेन मार्क्स, टोटल मार्क्स नहीं। टोटल मार्क्स तो उतने रहेंगे जितने पहले थे, 100 में से 100, 80 में से 80। ठीक है, तो पढ़ने का टाइम बढ़ता है तो मिलने वाले मार्क्स भी बढ़ेंगे, लेकिन खेलने का टाइम बढ़ता है तो मिलने वाले मार्क्स कम हो जाते हैं, क्योंकि हमारा पूरा ध्यान खेलने में होता है, पढ़ने में नहीं होता है। तो ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ठीक है, तो डेंसिटी बढ़ाएंगे, मास बढ़ाएंगे तो डेंसिटी बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो डेंसिटी कम होगा। इट मींस डेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम बढ़ेगा, और वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी जो रहेगा वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। इस प्रकार से हम उल्टा भी जा सकते हैं। इफ हम यहाँ पे टेम्परेचर को कम करते हैं तो टेम्परेचर को कम करेंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम जो रहेगा वो भी कम हो जाएगा, और वॉल्यूम कम होगा तो डेंसिटी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, बिकॉज बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। इसका मतलब डेंसिटी जो रहेगा वो कौन सा है, टेम्परेचर सेंसिटिव क्वांटिटी है। और इसीलिए हम जब भी किसी का डेंसिटी लिखते हैं तो ब्रैकेट में ये भी लिखना होता है कि इसने इस डेंसिटी को कितने टेम्परेचर पे शो किया था। एग्जाम्पल के लिए हम देखेंगे कि वाटर जो होता है, इस वाटर का जो डेंसिटी होता है वो होता है 1 ग्राम पर ml, लेकिन ये जो डेंसिटी होता है वो होता है 4 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब इस 4 डिग्री सेल्सियस पे वाटर का डेंसिटी रहेगा 1 ग्राम पर ml। वाटर लिक्विड स्टेट में होता है और इसीलिए हमने यहाँ पे ml को यूज किया हुआ है, सेंटीमीटर क्यूब को यूज नहीं किया है। तो ब्रैकेट में मैंने टेम्परेचर क्यों लिखा, क्योंकि टेम्परेचर सेंसिटिव टर्म है, और टेम्परेचर सेंसिटिव होने की वजह से आपको डेंसिटी के साथ उसका टेम्परेचर भी लिखना है। लेकिन बहुत सारे जगह ऐसा नहीं होता है, जो कि अगेंस्ट द रूल है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब भी हम लोग डेंसिटी लेते हैं तो डेंसिटी के साथ उसका टेम्परेचर बताना चाहिए, क्योंकि वाटर का डेंसिटी जो रहेगा वो 1 तब रहेगा जब उसका टेम्परेचर क्या रहेगा, 4 डिग्री सेल्सियस रहेगा। तो ये रहेगा किसके बारे में, डेंसिटी के बारे में। तो डेंसिटी एक ऐसी टर्म है, एक ऐसी क्वांटिटी है जिसको बताने के टाइम पे हमको टेम्परेचर को भी क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रहेगा हमारा नेक्स्ट क्वांटिटी, दैट इज थर्ड क्वांटिटी कौन सा था, डेंसिटी। अब फोर्थ क्वांटिटी जो हमको देखना है वो कौन सा देखना है, प्रेशर। इसको हम लोग यहाँ पे तो P से शो करते हैं। प्रेशर का मतलब क्या होता है, प्रेशर का फॉर्मूला आता है प्रेशर इज द फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया। मतलब पर यूनिट एरिया के ऊपर जो फोर्स हम लोग अप्लाई करते हैं उसको हम बोलेंगे प्रेशर।
जितना फोर्स ज्यादा उतना प्रेशर ज्यादा, जितना एरिया ज्यादा उतना प्रेशर कम। मतलब ये बोल सकते हैं कि फोर्स बढ़ता है तो प्रेशर बढ़ेगा और एरिया बढ़ता है तो प्रेशर क्या होगा, कम होगा। मीन्स फोर्स एंड प्रेशर बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एंड एरिया एंड प्रेशर बोथ आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब देखो ये जो पेन है, इस पेन का ये जो साइड है इसमें एरिया कम है और इस साइड में एरिया जो रहेगा वो क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। अब मैं फोर्स को कांस्टेंट रखता हूं, किसको कांस्टेंट रखता हूं, फोर्स को। अब मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ फोर्स यहां पे इस साइड से अप्लाई कर रहा हूं और इस साइड से जब फोर्स को अप्लाई करेंगे और मैं ऐसा पेन पकड़ रहा हूं, क्लियर। तो यहां पे जो प्रेशर होगा इसको हम बोलते हैं प्रेशर एक्स। इनिशियली कितना प्रेशर है, एक्स, क्लियर। तो अपर साइड से यहां से मैंने फोर्स अप्लाई किया और ये एरिया का मतलब होता है कांटेक्ट सरफेस एरिया। तो इस पेन का पूरा सरफेस नहीं देखना है, ये सरफेस के साथ जो एरिया कांटेक्ट में आ रहा है उसका सरफेस एरिया कितना है। तो ये कंडीशन 1 थी। अब मैंने पेन को उल्टा कर दिया और इस साइड से प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं और ये कांटेक्ट एरिया रहेगा और यहाँ पे जो प्रेशर रहेगा वो कौन सा रहेगा, वाई रहेगा। क्या लगता है एक्स और वाई में से कौन सा क्वांटिटी ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पे जो प्रेशर है इस पॉइंट पे, इसको बोला हमने एक्स प्रेशर। दोनों टाइम पे फोर्स जो रहेगा वो सेम है और दोनों टाइम पे फोर्स सेम रहेगा तो फोर्स का और प्रेशर का मतलब रिलेशन नहीं रहेगा, यहाँ पे रिलेशन रहेगा प्रेशर और एरिया के बीच का। तो इसमें देखेंगे तो एरिया कम है, हम इसमें देखेंगे तो ये एरिया ज्यादा है और जितना एरिया ज्यादा रहेगा उतना प्रेशर कम रहेगा। तो पहले प्रेशर ज्यादा था तो एक्स प्रेशर जो रहेगा वो ज्यादा रहेगा और वाई प्रेशर जो रहेगा वो क्या रहेगा, कम रहेगा। एक दूसरा एग्जांपल बताता हूं। एक नुकीली चीज को हम लोग लेते हैं तो उस नुकीले चीज का जो सरफेस एरिया होता है वो कम होता है, इसलिए उसका प्रेशर जो होता है वो ज्यादा होता है। लेकिन कोई ऐसी चीज जो नुकीली नहीं है, इस प्रकार से है, तो उसका जो प्रेशर होता है वो प्रेशर क्या रहेगा, कम रहेगा, क्योंकि उसका एरिया कैसा है, ज्यादा है। तो ये होता है एरिया और फोर्स। इन दोनों से हम लोग किसको फाइंड करते हैं, प्रेशर को फाइंड करेंगे। अब ये जो प्रेशर होता है, इस प्रेशर के लिए कौन सी यूनिट हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो यूनिट में हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं 1 ATM। यहाँ पे ATM का मतलब वो मशीन नहीं है जहां से हम लोग पैसे निकालते हैं, यहाँ पे ATM का मतलब होता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो यूनिट जो होता है प्रेशर का वो नॉर्मली हम लोग कौन सा यूज करते हैं, 1 ATM, और कभी कभी ATM के जगह हम लोग यूज करते हैं बार। तो ये आता है 1.013 बार, ठीक है। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए ATM भी यूज करते हैं, बार भी यूज करते थे। सबसे पहले बार यूज करते थे, लेकिन अभी हम लोग नॉर्मली जो टर्म यूज करते हैं वो कौन सा होता है, ATM होता है। साथ में 1 ATM इक्वल्स टू आता है 760 mm ऑफ Hg। mm ऑफ Hg, मर्क्यूरी का mm ऑफ Hg, या तो 760 टॉर, या तो 760 क्या रहेगा, टॉर रहेगा। साथ में 101 किलो पास्कल रहेगा, ठीक है। तो इतने सारे यूनिट्स है जो हम लोग प्रेशर को मेजर करने के लिए क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए मैंने इतने सारे यूनिट्स को क्या किया, यूज किया। हम बात करते हैं तो एक यूनिट ऐसा है, ये किलो पास्कल, इसको बहुत कम यूज करते हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम यहां पे हम जो यूनिट्स यूज करते हैं वो होते हैं ATM, बार, mm ऑफ Hg एंड 760 टॉर, ठीक है। तो 1 ATM इक्वल्स टू 1.013 बार इक्वल्स टू 760 mm ऑफ Hg इक्वल्स टू 760 टॉर इक्वल्स टू 101 किलो पास्कल। तो दीज आर द यूनिट्स टू मेजर
प्रेशर। तो प्रेशर को मेजर करने के लिए हम इतने सारे यूनिट्स को क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो ये है हमारा फोर्थ क्वांटिटी जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं। तो और साथ में हमने देखा कि इनके यूनिट्स जो रहेंगे वो कौन से यूनिट्स को हम यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। अब आती है लास्ट क्वांटिटी जिसको हम बोलते हैं टेम्परेचर। क्या बोलेंगे, टेम्परेचर। अब टेम्परेचर क्या होता है, ठीक है, टेम्परेचर और हीट दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। टेम्परेचर और हीट दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। टेम्परेचर का मतलब होता है डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। तो कोई भी जो बॉडी होती है या कोई भी जो सब्सटेंस होता है, इसका हॉटनेस कितना है, इसका कोल्डनेस कितना है, ये मेजर करने के लिए हम कौन सी टर्म यूज करते हैं, टेम्परेचर। लेकिन हीट क्या होता है, हीट जो होता है वो होता है ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। मतलब हम एनर्जी को क्या करेंगे, ट्रांसफर करेंगे, या तो हम यहां पे लिखेंगे फ्लो ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। मतलब एक बॉडी से दूसरे बॉडी में हम जो एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं, और ये ट्रांसफर जो होता है वो आता है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस, देखो हमने बोला कि हमारे पास बॉडी ए है और बॉडी बी है। बॉडी ए का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब बॉडी ए का हॉटनेस ज्यादा है और बॉडी बी का हॉटनेस कम है। टेम्परेचर ज्यादा मतलब हॉटनेस ज्यादा, टेम्परेचर कम मतलब हॉटनेस कम। हॉटनेस कम, कोल्डनेस ज्यादा, हॉटनेस ज्यादा और कोल्डनेस कम। सिंपल सी बात है। ए और बी में से ए का टेम्परेचर ज्यादा है, मतलब ए का हॉटनेस क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो जिसका टेम्परेचर ज्यादा होता है वो क्या करता है, अपनी एनर्जी को जिसका टेम्परेचर कम होता है उसको क्या करेगा, वो फ्लो करेगा। तो अभी जो रहेगा वो एनर्जी ए का टेम्परेचर ज्यादा है और बी का टेम्परेचर कम है, और इसीलिए हीट जो रहेगा, एनर्जी जो रहेगा वो ए से बी की तरफ ट्रांसफर होगा। और ये जो एनर्जी का ट्रांसफर होता है, एनर्जी का फ्लो होता है टेम्परेचर डिफरेंट होने की वजह से। मैंने बोला था ए का टेम्परेचर ज्यादा है और बी का टेम्परेचर कम है, और इसीलिए एनर्जी जो है वो ए से बी की तरफ जा रहा है, और यहाँ पे जो एनर्जी का फ्लो होगा दैट इज कॉल्ड एज हीट। हमको हीट के बारे में नहीं देखना है, हमको किसके बारे में देखना है, टेम्परेचर के बारे में देखना है। तो टेम्परेचर का डेफिनेशन बन गया डिग्री ऑफ हॉटनेस और डिग्री ऑफ कोल्डनेस ऑफ एनी बॉडी। क्लियर। अब ये जो टेम्परेचर होता है इसके लिए डिफरेंट यूनिट्स को यूज करते हैं। डिग्री केल्विन को यूज करते हैं, डिग्री सेल्सियस को यूज करते हैं, और साथ में हम लोग डिग्री फ़ारेनहीट को यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो हमारे पास रहेगा केल्विन भी रहेगा, साथ में डिग्री सेल्सियस भी है, साथ में डिग्री फ़ारेनहीट भी है। ठीक है। अब पहला जो कन्वर्जन आता है वो आता है केल्विन में। तो केल्विन के लिए क्या करता है, जितने डिग्री सेल्सियस रहेगा उसमें 273.15 को प्लस कर देते हैं। तो इस प्रकार से डिग्री सेल्सियस को हम क्या करते हैं, केल्विन में क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। तो आपको टेम्परेचर को कन्वर्ट करना है एक यूनिट से दूसरे यूनिट में। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास यहाँ पे जो टेम्परेचर है वो है 38 डिग्री सेल्सियस, और इस 38 डिग्री सेल्सियस को किस में कन्वर्ट करना है, केल्विन में। तो फिल इन द ब्लैंक्स, केल्विन इक्वल्स टू कितना, 38 प्लस 273.15। इसका आपको प्लस करना पड़ेगा, और प्लस करने के बाद जो वैल्यू रहेगा वो किसका रहेगा, केल्विन में रहेगा। तो इस प्रकार से डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सिंपल कैलकुलेशन होने की वजह से मैं यहाँ पे और डिटेल में नहीं जाऊंगा। अब मेन जो बात आती है वो आती है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहीट का कन्वर्जन। केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहीट, इसमें ऐसा होता है
डिग्री सेल्सियस बाय 5, एक फॉर्मूला है, इक्वल्स टू फ़ारेनहीट -32 डिवाइडेड बाय 9। और इस फॉर्मूला से हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहीट में और फ़ारेनहीट को डिग्री सेल्सियस में क्या कर सकते हैं, कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी एग्जांपल 1 मुझे देखना है, 37 डिग्री सेल्सियस का मतलब कितना फ़ारेनहीट होता है, कितना फ़ारेनहीट होता है। तो क्या करेंगे हम, सेल्सियस कितना है 37, फॉर्मूला यूज किया तो 37 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू फ़ारेनहीट -32 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर। तो अब क्या होगा, ये इस साइड में चले जाएगा तो ये बन जाएगा 37 इंटू 9 डिवाइडेड बाय 5 इक्वल्स टू F फ़ारेनहीट -32। क्लियर है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये जो वैल्यू रहेगा वो कितना आएगा, 333। कैलकुलेट कर लो एक बार, कितना आएगा, 333 आएगा अप्रोक्सीमेट। डिवाइडेड बाय कितना करेंगे, 5 करेंगे, ठीक है। और यहाँ पे रहेगा F -32। क्लियर। अब क्या करना पड़ेगा, 333 डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 5 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो इक्वेशन रहेगा वो कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 66.6 इक्वल्स टू F -32। क्या आना चाहिए, F -32। अब हम क्या करेंगे, F का वैल्यू ढूंढना है तो ये रहेगा F -32 इक्वल्स टू 66.6। देयरफॉर हम और आगे बढ़ेंगे तो ये बन जाएगा F इक्वल्स टू 66.6 प्लस 32। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, अब प्लस करना पड़ेगा। और प्लस करने के बाद जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, कितना आएगा, ये आना चाहिए 98। ठीक है। तो इस प्रकार से हमने डिग्री सेल्सियस को क्या किया, फ़ारेनहीट में क्या किया, कन्वर्ट किया। तो सेल्सियस में रहेगा, फ़ारेनहीट में कन्वर्ट करना है तो जितना सेल्सियस यहाँ पे दिया हुआ है इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करो। और इस प्रकार से आप लोग एक यूनिट से इसको दूसरे यूनिट पे क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। अभी जो हमने कन्वर्जन देखा था वो देखा था डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहीट में, लेकिन अभी हमको जो कन्वर्जन देखना है वो देखना है फ़ारेनहीट का डिग्री सेल्सियस में। तो हमको देखना है 100 फ़ारेनहीट का मतलब होता है कितना डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला वही है, डिग्री सेल्सियस फाइंड करना है एज इट इज 5, फॉर्मूला में ही है। फ़ारेनहीट दिया हुआ है 100 -32 डिवाइडेड बाय 9, ये बन जाएगा C/5 इक्वल्स टू, ये कितना आना चाहिए, कितना आना चाहिए ये, ठीक है, ये आना चाहिए 68/9। क्लियर है ना, क्या आना चाहिए 68/9। अब और आगे जाते हैं तो ये बन जाएगा C इक्वल्स टू 5 इंटू 68 डिवाइडेड बाय 9। क्लियर। तो 5 इंटू 68 डिवाइडेड बाय 9। और ये पूरा कैलकुलेशन करने के बाद आपको कैलकुलेशन खुद ही करना है, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करो और आप मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो रहेगा वो आंसर कितना आएगा। ये आंसर आएगा 37.75। इसका मतलब 100 फ़ारेनहीट का मतलब होता है 37.75 डिग्री सेल्सियस, इतना होना चाहिए टेम्परेचर। क्लियर है। तो इस प्रकार से हम लोग सेल्सियस को फ़ारेनहीट में, फ़ारेनहीट को सेल्सियस में, या तो केल्विन को डिग्री सेल्सियस में, या तो डिग्री सेल्सियस को केल्विन में हम लोग क्या कर सकते हैं, कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ऐसे ये 5 क्वांटिटीज है। कौन से, मास, वेट, मास एंड वेट एक ही है, मतलब एक साथ पढ़े थे। वॉल्यूम, डेंसिटी, प्रेशर और लास्ट में कौन सा पढ़ा था, टेम्परेचर। तो ये ऐसे टर्म्स है, ये ऐसे क्वांटिटीज है जो हम लोग केमिस्ट्री में न्यूमेरिकल सॉल्व करने के टाइम पे बहुत ज्यादा यूज करते हैं।
तो हमने उनके बारे में शॉर्ट में देख लिया है कि उनका मतलब क्या होता है, साथ में उनको यूनिट्स, उनके यूनिट्स कौन से रहेंगे और साथ में उस यूनिट को किस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में हम इतना ही देखेंगे, रिमेनिंग पोर्शन हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। थैंक यू।